दुनिया की बेहतर से बेहतर शिक्षा नीति स्थायी नहीं होती है, समय के साथ उसमें बदलाव ज़रूरी है। भारत भी आज़ादी के बाद से लगातार अपनी शिक्षा नीतियों में बदलाव करता आया है। हमारे साथ शिक्षाविद है, छात्र है और शिक्षा अधिकारी है। आखिर उनसे जानेंगे कि आखिर वर्तमान शिक्षा में क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं और क्या कमियां और क्या चुनौतियां हैं। हमारे साथ शिक्षाविद हैं, साथ ही साथ शिक्षा अधिकारी, उनसे हम जानेंगे और शिक्षा को लेकर हमारे साथ शिक्षा अधिकारी अशोक जी पारिक सर भी हैं। सर, किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आती है जब स्कूलों को लेकर बहुत सारी चुनौतियां आती है, शिक्षक नहीं होते हैं, कैसे समाधान होता है, क्या कहेंगे? जैसा कि आपने कहा है कि जो चुनौतियां हैं उनके मामले में कि जो शिक्षक नहीं होते हैं और जो स्टाफ की कमी रहती है, ये पूरा प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा। और जब से पिछले 15-20 सालों से कि 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रहे, ये व्यवस्था करने की चेष्टा की जाती है। लेकिन फिर भी ये बात क्षेत्र विशेष के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में शिक्षक अच्छी मात्रा में स्टाफ और शिक्षक उपलब्ध रहते, लेकिन कुछ दुर्गम स्थानों पर शिक्षकों की कमी आज भी बनी हुई है। और इन चीज़ों को निपटने के लिए सरकार द्वारा तरह तरह के प्रयास भी किए जाते हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले जहाँ दूरस्थ क्षेत्र थे उनमें शिक्षा कर्मी जैसी योजनाएं भी लागू की गई थी कि गांव के कम पढ़े लिखे लोग ही हों, लेकिन बच्चों को कुछ सिखा सकें और उनको पढ़ा सकें, उसके लिए एक व्यवस्थाएं की गई थी। फिर बाद में चल करके जब शिक्षा के क्षेत्र में अपन आगे बढ़ चुके हैं तो अपने पास में प्रशिक्षित अध्यापक भी हैं और लगातार सरकार द्वारा भर्ती करके इन चुनौतियों को निपटने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उन चुनौतियों से सरकार पार पा लेगी। हमारे साथ शिक्षक नेता हैं विजय जी पोटलिया, जो कि लंबे समय से शिक्षकों को लेकर संघर्ष करते रहे। सर, मौजूदा शिक्षा नीति है जो सरकार की, क्या उसके सहारे हम विश्व गुरु बन सकते हैं? हमारे देश की जो वर्तमान हालात है, उन हालातों को यदि हम देखते हुए बात करें तो हमारी जो वर्तमान शिक्षा नीति है वो गर्त में ले जाने वाली शिक्षा नीति है। वर्तमान जो शिक्षा नीति है उसमें एक तरीके से जो सार्वजनिक शिक्षा का सपना था, समाजवादी एक अपनी जो मिश्रित भारत की अर्थव्यवस्था थी, मतलब इनका एक मायना था कि ये सारी व्यवस्थाएं करना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की जवाबदेही है। आज मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जिलाध्यक्ष पद पर रहने का मुझे लंबे समय तक अवसर मिला। उस समय की जो सरकारें हुआ करती थी उनसे भी छात्र वही मांग करता था और छात्र आज भी वही मांग कर रहा है। कितनी विडंबना की बात है कि 40 वर्षों से पढ़ने वाला विद्यार्थी कह रहा है कि शिक्षा पर बजट का 10% हिस्सा कम से कम खर्च करो। और जो कामयाब देश हैं आज हमारी दुनिया में, चाहे कनाडा का जिक्र करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा राशि यदि शिक्षा पर खर्च की जाती है तो वो कनाडा में की जाती है। और उसी का परिणाम है कि वहाँ की जो साक्षरता दर है वो पूरे विश्व में सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है, सर्वोत्तम कह सकते हैं अपन। तो हमारी तो सरकार से यही मांग है कि जब तक अपन शिक्षा के क्षेत्र को और विशेष रूप में प्राथमिक शिक्षा का जो ढांचा है, मैं राजस्थान की परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो आज हालात ये है कि पहली क्लास का बच्चा और 12वीं क्लास का बच्चा साथ पढ़ता है, जबकि ये व्यवस्था उन छोटे बच्चों के लिए कदापि उचित नहीं है। क्योंकि अपन समझते हैं कि बड़ी स्कूल होगी तो बोर्ड की कक्षाओं को कोई शिक्षक या कोई प्रधानाचार्य खाली छोड़ना नहीं चाहेगा, और उसका परिणाम ये होता है कि 5वीं तक के जो बच्चे हैं वो पूरे दिन में से आधे आधे दिन खाली बैठे रहते हैं। तो जब तक अपन नींव को मजबूत करने की बात नहीं करेंगे और जब तक अपने विकसित भारत का अपना जो सपना है, इस नींव को जब तक अपन नींव को मजबूत नहीं करेंगे तब तक इसको अपन का हासिल कर नहीं सकते। इसलिए हमारा तो यही है कि बजट का जो हिस्सा है कम से कम 6% तो शिक्षा पर खर्च होना ही चाहिए। देखिए, आज़ादी के बाद से अमूलचूल परिवर्तनों के साथ शिक्षा है वो जारी रही, लेकिन 1951 से 1960 तक देश के अंदर 4 से 5 बड़े IIT केंद्र खुले। इसके अलावा 1956 में एम्स खुला ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो सके, स्वास्थ्य में भी छात्र वो जा सके। लेकिन बड़ा परिवर्तन है वो 1968 में आया, जब DC कोठारी की सिफारिशों के ऊपर पहली, देश की आज़ादी के बाद पहली शिक्षा नीति है वो लागू हुई। हमारे साथ शिक्षाविद गिरीश जी लाटा सर है। सर, वर्तमान शिक्षा नीति को आप कैसे देखते हैं, उसकी क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं? देखिए, किसी भी देश
को विकसित बनना है तो एजुकेशन फर्स्ट। और बड़ी विडंबना जैसे कह रहे हैं हमारे सभी साथीगण भी कह रहे हैं कि भारत 2.7% ही जीडीपी का खर्च कर पा रहा है। दरअसल हम नामांकन बढ़ाएं, इससे ज़्यादा क्वालिटी बढ़ाएं। हमारे देश में विडंबना यह है कि हम केवल किताबी ज्ञान तक बच्चे को सीमित रख रहे हैं, उसको खुली आज़ादी नहीं दे रहे हैं सोचने की। हर बच्चे के अंदर अनफाइनाइट माइंड है। फॉरेन्स में क्या हो रहा है, विदेशों में क्यों खर्च हो रहा है इतना, कि दरअसल वो टेक्नोलॉजी में बहुत खर्चा कर रहे हैं, इनोवेशन में बहुत खर्चा कर रहे हैं, रिसर्च में बहुत खर्चा कर रहे हैं। एम्स खोला, बहुत खोले, अभी मोदी जी ने भी बहुत खोल दिए, लेकिन क्या वो सुविधाएं, क्या वो रिसर्च के फंडा हो रहे हैं? अभी जैसे माली वैक्सीन का इजाद किया हमारे साइंटिस्टों ने किया, देश ने कितना करोड़ रुपए का प्राइज़ दिया उन लोगों को। हम जब युवाओं को एक अलग माइंड की तरफ ले जाना चाहेंगे तो उसके लिए एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, प्री प्राइमरी में खर्चा होना चाहिए, विजय भाई ने भी बोला है। और उसमें जैसे आंगनबाड़ी केंद्र और है, उनमें जितना होना चाहिए हो नहीं पा रहा है। उससे ज़्यादा ज़रूरी भी यह है कि प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करें और हायर एजुकेशन में हम रिसर्च को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दें और बच्चों के लिए अलग अलग इंसेंटिव दें हम। फिर मुझे लगता है कि देश आगे बढ़ सकता है। अभी जो किताबी ज्ञान वाली शिक्षा है ये नौकरी के लिए पर्याप्त है, देश के लिए नहीं। देखिए, नौकरी के लिए पर्याप्त है। हमारे साथ शिक्षाविद भरत सर भी हैं। सर, पहले जहाँ शिक्षा है वो रट्टू तोते की तरह छात्रों को रटाया जाता था, लेकिन आपको नहीं लगता कि बदलते वक्त के साथ शिक्षा नीति में बदलाव आया है? अब सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ना कि पढ़ने पर। ये बिल्कुल बात अपन जब पढ़ते हैं और कहीं देखते हैं तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो इस पर जोर नहीं देती है। इस पर मैं आपको 2-3 उदाहरण दे के बताना चाहूँगा कि पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं और अभी हाल ही में जो कैलेंडर जारी हुआ है तो 125 दिन से अधिक दिन की छुट्टियां हैं। रविवार, अन्य उत्सव, परीक्षाएं मिला दें तो बच्चों को पढ़ने के लिए 200 दिन भी नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में वो सीख करके या करके जो अपनी पद्धतियाँ हैं उनका इस्तेमाल कहाँ तो शिक्षक करेंगे, और कैसे बच्चे उन सिलेबस का जो बोझ रहता है, पाठ्यक्रम पूरा करवाने की जो जिम्मेदारी रहती है वो इतने कम समय में कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बजट के साथ साथ ये सुझाव देना चाहूँगा कि छुट्टियाँ जितनी कम की जाए स्कूलों में उतनी ही जो शिक्षण व्यवस्था वो प्रभावी हो पाएगी। दूसरा, जब अपन बजट की बात आज कर रहे हैं उसका एक बड़ा उदाहरण देना चाहूँगा कि 2009 में सरकार ने RTE एक्ट लागू किया था और 2013, 14, 15 में उसकी जो यूनिट कॉस्ट थी, जो निजी विद्यालय में पढ़ने वाले RTE के 25% बच्चों के लिए, वो 17,500 रुपये थी। और बजट बढ़ाने या घटाने का उदाहरण आप यहीं समझ जाएंगे। आज वो यूनिट कॉस्ट है घटा करके और लगभग 13,700 रुपये कर दी गई है। तो आप ये देखिए कितना बड़ा उदाहरण पूरे विश्व में है कि जहाँ एक तरफ हर जगह वेतनमान बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, और वहीं निजी विद्यालय में पढ़ने वाले RTE के बच्चों की फीस सरकार घटाती जा रही है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि हमारी सरकारें शिक्षा की गुणवत्ता पे और शिक्षा व्यवस्था पे कितनी गंभीर है। ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे ये तय होता है कि हम कागजों में बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन धरातल पे अच्छा करने की मंशा न तो सरकारों की कभी थी और न है, और ऐसा लग रहा है जो वर्तमान में स्थिति है कि ऐसा हो पाएगा। निश्चित रूप से वाजिब सवाल है। देश की आज़ादी के बाद लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलने पर विशेष जोर दिया गया, लेकिन आज भी हालात हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों के, विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों के, तो छतें टपकती है, क्लासों में टीचर्स नहीं होते, टॉयलेट में पानी नहीं होता, कहीं बोर्ड नहीं होते, कहीं खिड़कियाँ नहीं होती। हमारे साथ राजकीय विद्यालय के प्राचार्य भी हैं अंजुमन स्कूल के, और याकूब सर, आपके स्कूल की बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं? कितने आपके स्कूल में टीचर्स हैं? कितने पद रिक्त हैं? कितने होने चाहिए और कितने स्टूडेंट हैं? जैसे अभी आपने बताया था कि बजट के बारे में बताया था, तो कल ही एक रिपोर्ट जारी हुई है, यूडाइस सारी स्कूलों की भरी जाती है कि 2023-24 में इंडिया के अंदर 37 लाख का नामांकन घटा है, जबकि इस रिपोर्ट के विपरीत 2017-18 में एज ए प्रधानाचार्य के रूप में आपने पूछा है पर्टिकुलर स्कूल का कि 700 बच्चे थे और 150 लड़कियां थी। लेकिन बहुत अच्छे नवाचारों के साथ जब हमने काम किया तो 700 से 1600 बच्चे और लगभग 600 लड़कियां, लेकिन संसाधन है वो न तो उस वक्त थे न अब है।
लगातार प्रयास होने के बाद में बिल्कुल ये नहीं कि हम सरकार से, पिछली सरकार या अब है, लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग के साथ हमने जन सहयोग और के साथ क्वालिटी और उसके साथ प्रयास करते रहे। लेकिन विडंबना ये है कि ये पूरे राजस्थान का एक उदाहरण है कि 3 सालों में 4 सालों में एक विद्यालय में 2000 का नया नामांकन होता है, लेकिन 5 सालों के बाद भी कोई भी सरकारी वहाँ पे न तो टीचर दे सकती है और न वहाँ पे व्यवस्था कर सकती है। तो कैसे नामांकन बढ़ेंगे, कैसे क्वालिटी बढ़ेगी? यही चीज़ दर्शाती है जो कहा कि बजट, संसाधन और ख़ास तौर से शिक्षक जो हैं उनकी अदर कार्यों में ड्यूटी, उनको उनका काम करते रहना चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत है कि जहाँ शिक्षक ज़्यादा है वहाँ बच्चे कम हैं, जहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है। तो ये सारी योजनाओं का निर्माण ऊपर से आ रहा है, उसमें शिक्षकों की भागीदारी, अभिभावकों की भागीदारी, एक तरफा जो काम चल रहा है उससे क्वालिटी बिगड़ रही है। और इस दिशा में अच्छा काम होने पे ही बजट, योजना, अध्यापकों की भागीदारी, अध्यापकों को खुलापन और उनको काम करने देना, इनसे ही शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। हमारे साथ शिक्षा अधिकारी में सर, आपको लगता है कि वक्त आ गया कि शिक्षकों को आज़ाद कर देना चाहिए, अन्य कामों को उसको मुक्त कर देना चाहिए, सिर्फ शिक्षा पर ही वो फोकस रखें? देखिए, जहाँ तक एक आदर्श स्थिति है तो निश्चित रूप से शिक्षकों को अन्य कामों से मुक्त करके, और पूरी तरीके से मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस बात का समर्थन करता हूं कि उन्हें सिर्फ शिक्षा से जुड़ा रहना चाहिए, अन्य कामों से मुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की अपनी व्यवस्थाएं हैं और जिस तरीके का अभी हालात हैं और एक विकासशील देश जिस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उस परिस्थितियों में इन आदर्श परिस्थितियों को लागू नहीं कर पाए, ये भी एक कारण रहता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से एक विकसित देश बनने के लिए ज़रूरी है कि बजट बढ़ना चाहिए, उसी तरीके से ये भी होना चाहिए कि शिक्षा से जुड़े हुए लोग सिर्फ शिक्षा के लिए ही काम करने चाहिए। ये एक अपने लिए बहुत अच्छी और देश को आगे बढ़ाने वाली और आदर्श स्थिति होगी। निश्चित रूप से शिक्षा पर यदि खर्च बढ़ता है तो निश्चित रूप से क्रीम है वो निकल के आएगी। हमारे साथ एक स्टूडेंट्स में उससे बात करें। बेटा क्या नाम आपका? पलक चक्रवाल। मतलब कहाँ पढ़ते हो आप? महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, किस प्रकार की पढ़ाई होती है, कैसा लगता है आपको वहाँ? पढ़ाई तो बढ़िया होती है। और टीचरों की क्या कुछ व्यवस्था है? टीचर्स है पर कुछ सब्जेक्ट के नहीं है अभी। अच्छा, परेशानी होती है। क्या बनना है आपको? आईएएस ऑफिसर। तो निश्चित रूप से इस गुड़िया को आईएएस ऑफिसर बनना, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम हमारी शिक्षा पर और ज़्यादा खर्च करेंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे। क्योंकि आज की गला-घोंटू स्पर्धा में कहीं ना कहीं छात्र हैं वो उनको बेहतर शिक्षा चाहिए। उसके लिए उनको ना सिर्फ इंडिया में यदि उनको बेहतर कॉलेजेस नहीं मिलते, बेहतर शिक्षा नहीं मिलती, तो इसके लिए उन्हें विदेश में जाना पड़ता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार हर दिन भारत से करीब 2000 छात्र हैं वो विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए।